अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग विद वकास अली। स्टूडेंट्स, रिसेंटली आपको पता है कि एमडी के 2023 का सिलेबस अनाउंस हो चुका है। आपका जो लास्ट ईयर 2022 वाला सिलेबस था वही आपका इस साल भी एप्लीकेबल होगा। अब स्टूडेंट्स, बहुत सारे सब स्टूडेंट्स यही पूछ रहे हैं कि हमें ये सारे सिलेबस में से कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं। मगर मैं आपको एक ऐसी चीज़ आखिर में कहूँगा जो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद पर्सनली 2021 में टेस्ट दी थी जब आपका ऑनलाइन वाला सिस्टम था, और उस टाइम भी वही चीज़ें थी, जो इसी टाइम भी वही फॉल्ट्स थे हम, और 2022 लास्ट ईयर भी वही फॉल्ट्स थे और वही मिस्टेक्स थी जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने की थी। मैं आपको आखिर में उनका एक कंसाइज चीज़ बताऊंगा कि वो क्यों हुई और किस वजह से हुई। देखिए, आपका जो एमडी कैट करिकुलम है, आपको मालूम है, वो तो आपका बेसिक तो आपके ये 4 सब्जेक्ट्स तो हैं ही, मगर आपका लॉजिकल रीजनिंग भी इंक्लूडेड है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करना शुरू करूं, उससे पहले अगर आप ये एक वीडियो देख लें। देखिए, एमडी के 2022 में जो कंडक्ट किया गया था वो डाउ यूनिवर्सिटी से किया गया था। उसमें देखिए रॉन्ग आंसर कीज़ भी थी आपकी। इसे देखिए 200 की, ये आपका एक और अलग सवाल था जिसकी आंसर की गलत थी और वो एचटीबी के अकॉर्डिंग सही था। आप फॉल्ट चेक करें बस। और मैं किस वजह से आपको वो जो 4-5 चीज़ें कहूँगा कि आप वो इस क्यों करें कि आपकी वो मिस्टेक्स और आपके वो मार्क्स कम ना हो, आपकी सिलेक्शन इजीली हो जाए। आप देखते जाएं कैसे ये फॉल्ट्स थे, ये वाला इसकी आंसर की चेंज थी। उसके बाद जो थे वो बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी थे जिनका ना तो वो तो आउट ऑफ सिलेबस थे, या तो कुछ तो देखिए आउट ऑफ सिलेबस थे, या तो कुछ जिनकी की गलत थी, मतलब बहुत सारे फॉल्ट्स थे। अब इन सारे फॉल्ट से हम बचें कैसे? देखिए, हमारे जो पोर्शंस होंगे ना, उनमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 70% रिकॉल होंगे और 30% वो एप्लीकेशन लेवल होंगे। 70% रिकॉल कैसे हो गया आपका? फॉर एग्जांपल आपको कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ, या डैश इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रिकॉल बेस्ड होंगे और 30% आपके एप्लीकेशन लेवल होंगे। 30% एप्लीकेशन लेवल अगर हम बायोलॉजी के हिसाब से देख लें तो वो होगा आपका कि मतलब फॉर एग्जांपल आप कलर ब्लाइंडनेस वाले आपके जो प्रॉब्लम्स है वो हो गए, इनहेरिटेंस वाले प्रॉब्लम्स हो गए। मतलब जो अगर फिज़िक्स के हिसाब से देखें तो आपके जो मतलब डायमेंशन, आपका डायमेंशन पूछ लेंगे सीधा सीधा कि कौन किसका डायमेंशन है, या डेफिनेशन पूछ लेंगे। और 30% आपके क्या होंगे, आपके प्रॉब्लम्स होंगे। और इन क्वेश्चन में भी ना, जो 100 क्वेश्चन है, इनमें भी जो 20% आपके होंगे वो ईजी होंगे, 60% आपके मॉडरेट होंगे और 20% हार्ड होंगे। मतलब 20% मक्खन सवाल होते हैं ना, मतलब जो देखते ही आंसर आ जाए, वो मॉडरेट मतलब थोड़ा मतलब सही से क्वेश्चन पर लिया। हार्ड मतलब आपको एप्लीकेशन सारी अपनी नॉलेज की अप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमारे हैं ये सारे यूनिट्स जो हमें कवर करने हैं इन बायोलॉजी: बायोडाइवर्सिटी, बायो एनर्जेटिक्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये सारे आपके यूनिट्स हैं। अब इनमें देखें कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वायरसेस वाला चैप्टर देख लें तो देखें इसमें है आपका क्लासिफिकेशन, डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड वायरल डिजीज़। अब मुझे इनमें से सिर्फ एक चीज़ मुझे सिंपली बाय हार्ट बताएं, क्या इनमें से आपकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी इस चैप्टर में से छूट रही है? देखिए, आपको क्लासिफिकेशन सारी याद करनी है, डिस्कवरी भी करनी है, स्ट्रक्चर भी करना है, वायरल डिजीज़ भी करनी है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप सिर्फ एड्स करेंगे, आपने ने जस्ट एक एग्जांपल दिया है जैसे कि आपका है एड्स, तो आपको तो मतलब ये सारी चीज़ें करनी है, इसमें से आपको कुछ भी छोड़ने वाली बात नहीं हुई। उसके बाद जो आपका बायोएनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है, वहाँ पर भी आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आपकी हो गई, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक एसिड वाले पाथवे हो गए, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट चेन भी आ गई, ग्लाइकोलाइसिस भी आ गई, लाइट इंडिपेंडेंट भी आ गए, रोल ऑफ लाइट वाटर कार्बन, मतलब यहाँ पर भी कोई चीज़ ना छूटी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप कोई भी टॉपिक इन सब में से लीव करेंगे? लीव करना तो आप हिसाब से बेवकूफ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का भी एक अंदाज़ा लगा लें तो इंट्रोडक्शन तो आपको करना ही करना है, वाटर भी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये करनी सारी चीज़ें करनी है। तो आपको कार्बन वाला टॉपिक जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ वो भी तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि अगर आप कार्बन को अगर सही से समझ लेंगे तभी तो आप कंपाउंड्स बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स के।
तो मतलब यहाँ इस चैप्टर में भी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। और स्टूडेंट्स मैं आपको अगेन कह दूँ, अगर यहाँ पर आपका सिर्फ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन लिखा है, आपको लिपोप्रोटीन भी आना चाहिए, क्योंकि देख लें आपका जो क्लियरली यहाँ पर एक अलग से पैराग्राफ है कि लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लाइसराइड, अल्कोहल, असाइल ग्लाइसरोल, ये भी सब आपको चीज़ें आनी चाहिए। देखिए और एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ नहीं लिखी हुई ऊपर, मगर नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखी हुई है, वो देखें आपकी ये वो क्या है, एक अकाउंट ऑफ द आरएनए। ऊपर क्या कहीं पर भी आपको न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। तो मतलब क्या, ये चैप्टर भी आपको कंप्लीट करना है। ऐसे आप सारे चैप्टर्स जब आप करते जाएंगे दोबारा, उस मतलब उन्हें एक कंपेयर करते जाएंगे, तो इस हिसाब से तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। और अगर फिर हम यहाँ से ही चलें अपनी केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में भी हमारे ये सारे जो यूनिट्स हैं वो हमें कवर करने हैं। अब देखें ये है आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको 2-3 चैप्टर दिखाऊंगा, आप सारे ऐसे ही अपना खुद भी कंपेयर बाद में कर लेना, क्योंकि इससे वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। एंड वी नो दैट इट्स एन इम्पॉर्टेंट फेज एंड टाइम फॉर यू ऑल। एटॉमिक मास भी हो गया, एटॉमिक मास के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कौन सा आ जाएगा, इंट्रोडक्शन भी आ जाएगा, आइसोटॉप्स भी आ जाएंगे। देख लें अगर आपको मैंने क्यों किया, देखिए मैंने आइसोटॉप्स वाली और जो इंट्रोडक्शन वाली जो मोल रेशियो सारी मैंने क्यों चीज़ें कह दी। देखें वॉल्यूम, अगर आपको मोल रेशियो मालूम होंगे तो आपको स्टैचोमेट्री भी निकाल सकेंगे। अगर आपको सारी चीज़ों के मतलब लिमिटेड रिएक्टेंट परसेंटेज या चीज़ें मालूम होगी, वो किससे शुरू होगी, वो आपकी बेसिक से शुरू होगी ना। आपको इंट्रोडक्शन पता हो, आपको आइसोटॉप्स पता हो, आपको वॉल्यूम पता हो, आपको एसटीपी पता हो, तो इस हिसाब से तो अगर ये भी आपका पूरी की पूरी ही चीज़ें हो गई। इवन ये आपकी सिंटेक्स बुक में ये चीज़ नहीं लिखी हुई, लिमिट परसेंटेज यील्ड वाली, ये वाली, तो मतलब ये भी आपको करनी है। ये आपकी किस चीज़ की है, ये है आपकी पीटीबी के पोर्शन की है, मतलब ये भी आपको करनी पड़ेगी। मतलब क्या, ये तो चीज़ें बढ़ गई, कम तो ना हुई। ऊपर से ये फिर दूसरी जो चीज़ें हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपको इंट्रोडक्शन थ्योरीज मालूम होंगी तो आप ये डिफ्रेंशिएशन कर सकेंगे ना ऑर्बिटल्स की, जो सारी चीज़ों की। अगर जो देखें डिस्कवर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन तब भी समझ आएगा ना जब इलेक्ट्रॉन समझ आएगा, क्योंकि अगर इससे जो रिलेटेड है वही जो चीज़ें उससे होगी तो वो भी आप कर सकेंगे ना। अगर आपको एनर्जी बतानी है तो एनर्जी ये बतानी है, रेडिएशंस बतानी है, तो जब आपको एनर्जी और रेडिएशंस के बारे में मालूमात होगी तो उसके आप बता सकेंगे ना। इस तरीके से ही अगर आप, ये होगी आपकी कंप्लीट फर्स्ट ईयर, मतलब क्या आपको फर्स्ट ईयर में से भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। यही आपकी ऑर्गेनिक बच्चों आपको पूरी की पूरी करनी है विदाउट लिविंग ए सिंगल टॉपिक, बिकॉज ऑर्गेनिक की बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, इसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं। बाद में एक और चीज़ आती है जो आपका हो गया फिज़िक्स वाला। फिज़िक्स में भी स्टूडेंट्स आपको हर एक चीज़ करनी है, आपको कोई टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। देखें फॉर एग्जांपल सबसे गंदे वाला चैप्टर जो कहते हैं आपके वेव्स वाला चैप्टर, इसमें आपका कोई भी टॉपिक मिसिंग नहीं है। अगर आप डायरेक्ट प्रोग्रेसिव वेव्स की तरह चले जाएंगे तो अगर आपको शुरू वाले वेव्स की प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप आगे कैसे वेव्स को पढ़ेंगे इतनी ज़्यादा। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप ये डॉपलर इफेक्ट्स वाली सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। एक्चुअली अब मैं आपको बताऊँ ना, तो यही मसले चलते आ रहे हैं लास्ट 2 ईयर से कि स्टूडेंट्स आर लिविंग दीज टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो डायरेक्ट इन्हीं टॉपिक्स पर चले जाते हैं और उनकी जो बेसिक्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। और जो अगर कोई आपका ये टॉपिक है ना, ये आपका टॉपिक किसकी मदद से बने हुए हैं, सारे आपकी बेसिक्स पर बने हुए हैं। तो मतलब क्या, अगर कोई टॉपिक है तो उसकी बेसिक्स में भी तो उससे भी तो सवाल दे सकते हैं ना। तो यही थी बातें जो स्टूडेंट्स गलती करते जा रहे हैं पिछले 2-3 साल से, कि वो करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये था डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स था ना, वो ये सारा चैप्टर नहीं करेंगे, वो सिर्फ जाकर क्या करेंगे, फोटॉन्स वाला टॉपिक कर देंगे। अरे भाई आपको पार्टिकल, अगर आपको डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के है, आप फोटॉन्स पार्टिकुलर लेवल्स पर जा रहे हैं, आपको उससे पहले तो आपको रिलेटिविटी ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए। अगर आपको जो स्पेक्ट्रा बनाना है उससे पहले आपको एनर्जी लेवल्स होनी चाहिए। कैसे करेंगे आप ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और चैप्टर है न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये आपको बहुत अच्छे से करना है। हर साल इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस हर टेस्ट में रिपीट होते रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो है आपका क्वार्क्स वाली चीज़ आपको ये बहुत अच्छे से करनी है, मतलब क्योंकि इसमें से लाजमी आपका सवाल आना ही आना है। तो मतलब अब अगर हम अपनी सारी बातों को एक चीज़ में कंसाइज करें तो
अब देखिए हम कर रहे हैं अपनी सारी चीज़ बातों को कंसाइज़ मेरा मतलब अब ये हुआ कि स्टूडेंट्स अब आपके जो ये चैप्टर्स यहाँ पर गिवन हैं ये आपको पूरे करने हैं। मतलब कोई चीज़ इनमें से छोड़नी नहीं है, कोई चीज़ आपको इनमें से मतलब लीव भी नहीं करनी है। अगर नेगलेक्ट कर दिया ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना तो ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। अगर आप कोई चीज़ आपके लास्ट पेज पर है तो वो आपके इनिशियल पेज से भी रिलेटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप कोई ग्लाइकोलिपिड पढ़ रहे हैं तो उसका रिलेशन किससे हुआ? फॉर एग्जांपल शुरुआत वाले कार्बोहाइड्रेट से हो गया, शुरू वाले प्रोटीन से हो गया, आपकी गोल्जी अपराटस से हो गया। तो मतलब हर चीज़ क्या है आपकी रिलेटेड है, हर चीज़ रिलेटेड से ही आपका सवाल बन सकता है। तो आप कोई भी चीज़ लीव नहीं कर सकते इन सब में से। सेम गोज़ फॉर द अदर सब्जेक्ट्स। यही थी आपकी जो बेसिक मिस्टेक है जो पिछले 2 साल से रिपीट होती जा रही है कि स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग द सिलेबस टू द पॉइंट बट दे आर नॉट रीडिंग द रिलेटेड टॉपिक्स। मैं अगेन आपको आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरीके के फॉल्ट थे लास्ट 2 ईयर्स में। रॉन्ग आंसर कीज़ एंड अलग अलग टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपके अलग अलग आंसर्स थे। ये देखिए ये है आपकी डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वीडियो आपकी टेस्ट है लास्ट ईयर की। देख लें आपकी स्क्रीन पर क्लियरली दिखा रहा है कि अकॉर्डिंग टू एसटीबी इसका ये आंसर ठीक था मगर आंसर की में इसका ऑप्शन गलत था। और उसके अलावा जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस मतलब किस तरीके से जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं थे। और उसके अलावा यहाँ काफ़ी तो कुछ ऐसे थे कि जो आपके मतलब कि आपके प्रोविंस के टेक्स्ट बुक में से नहीं थे, आपके जो दूसरे प्रोविंस के टेक्स्ट बुक हैं उनमें से थे। इसलिए आपको बेहतर है, आपके लिए बेस्ट है कि आप ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी खुद पढ़ें भी, कोई भी चीज़ को लीव ना करें। और आखिर में अगर आपके पास टाइम बचता है तो जो स्मॉल कंसाइज नोट्स होते हैं जो आपके मतलब जो चैप्टर्स आपके मेंशन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका बायोटेक हो गया, आपका किंगडम प्लांटी हो गया, आपका किंगडम फंजाई हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। और स्टूडेंट्स लास्ट ईयर किंगडम प्रोटिस्टा में से भी आपके सवाल आए थे। तो उनका आप क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, आप सिंपल उनको एक रीड निकाल लीजिएगा अच्छी तरीके से, या अगर आपके पास कोई भी अच्छे से नोट्स हैं तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, आपका वो चैप्टर में जैसे कवर हो जाए। मगर जो आपके जो मेंशन टॉपिक्स हैं, मेंशन चैप्टर्स हैं, उनको अच्छी तरीके से करना है, हर चीज़ को करना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। और उसके अलावा उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। आपको हमारे प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारी आज की डिस्कशन की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपको सारा लॉजिकल रीजनिंग का बता देंगे, हम कि लॉजिकल रीजनिंग आपको किस तरीके से करनी है, लॉजिकल रीजनिंग का कौन कौन सा पोर्शन करना है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह।